Hello students, so we are back with the next lecture on the first chapter of history, and in this lecture we are going to discuss about some important modern historians who made a big change in the way historiography was done or conducted. तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया जिस तरीके से हिस्ट्री को लिखा जा रहा था या फिर जिस तरीके से हिस्ट्री को एग्जामिन किया जा रहा था। तो उनमें से ये उन बहुतों में से जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आज हम बात करेंगे, और उनमें से जो सबसे पहला वाला है उनका नाम है रेने डेकार्ट। द स्पेलिंग ऑफ दिस इज सच दैट शायद हम इसको प्रोनाउंस ऐसे करें रेने डेस्कार्टेस, बट रेने डेस्कार्टेस इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। उनका नाम कैसे प्रोनाउंस होना चाहिए? रेने डेकार्ट। सो रेने डेकार्ट वॉज फ्रॉम फ्रांस एंड is regarded as one of the foremost modern historians। ये जो हिस्ट्री को देखने का मॉडर्न तरीका है, ऐसे माना जाता है कि इसकी शुरुआत इनसे हुई थी। रेनेसांस के पीरियड के ही हैं ये भी, तो इनकी शुरुआत इससे ही होती है। इन्होंने कहा रेने डेकार्ट ने क्या कहा? रेने डेकार्ट ने कहा दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग एवरी फैक्ट। पूरी तरह अच्छी तरह छानबीन करने के बाद ही कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद ही आप अपना जो थीसिस है या प्रिंसिपल है वो लिखोगे। रैंडमली मन से कुछ नहीं लिख सकते। अगर कोई कुछ बोल रहा था कि 1000 साल पहले ऐसे हुआ था, तो पूछो उसको क्या सबूत है। तो एग्जामिनेशन के बाद ही हिस्ट्री को नए ढंग से लिखा जाना चाहिए, ना कि रैंडमली जो मन में आए। सो रेने डेकार्ट वाज द foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents। पहले देख लो कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या गलत है, and by critically examining them। उन्होंने इसके ऊपर हिस्ट्री को कैसा देखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसके ऊपर एक बुक लिखा जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड। सो रेने डेकार्ट wrote a book called Discourse on the Method। He said that in this book, he has written it very, very categorically. He said that never accept anything for true unless you have examined it before, examined it well from all the fronts। किसी भी चीज को, खासकर हिस्ट्री के किसी भी बात को ऐसे ही आंख बंद करके एक्सेप्ट मत कर लो। पहले अच्छी तरह पूरी तरह छानबीन कर लो, जानकारी ले लो, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करना। So our first historian was René Descartes from France। The second one is also from France and by far considered one of the most important personalities to have come from France। His name was Voltaire। Okay, Voltaire ये उनका पेन नेम था या फिर ये इस नाम से वो फेमस हुए। उनका ओरिजिनल नेम जो था वोल्टायर का, वो था फ्रांसुआ मैरी आउए। ओके, फ्रांसुआ मैरी आउए। अगेन बुक में जो स्पेलिंग दिया है उसको अगर हम प्रोनाउंस करें तो कुछ अलग निकलता है। उसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा Francois Marie Arouet, but Francois Marie Arouet is not the right pronunciation। Because he was from France, French pronunciation कुछ ऐसा आएगा, François Marie Arouet। Okay, so François Marie Arouet, or we will call him simply as Voltaire। Voltaire was considered one of the pioneers जिसके वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इनका काफी बड़ा योगदान था। What did Voltaire say? Voltaire ने कहा हिस्ट्री का मतलब सिर्फ राजा, महाराजा, जंग, वॉर ये सब नहीं है। हिस्ट्री को अगर देखना है तो हिस्ट्री को बाकी अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए, बाकी नजरिए से भी देखना चाहिए। कौन से? तो हिस्ट्री शुड बी लुक्ड एट ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड, सोशल ट्रेडिशंस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। इनको भी देखो। तो ये देखो कि इंसान पहले कैसे फार्मिंग करता था, अब कैसे बदलाव आया। ये देखो कि इंसान पहले कैसे ट्रेड करता था, फिर बाद में क्या क्या बदलाव आए। तो सिर्फ राजा महाराजा जो जंग के बारे में, रानियों के बारे में जानना जरूरी नहीं, सिर्फ इनफ नहीं है। हिस्ट्री को देखने के लिए इन सब पहलुओं को भी देखना पड़ता है। सो ही वाज वोल्टायर। वोल्टायर सेड दैट अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ वॉज इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री को पूरी तरह समझने के लिए खिलौने भी देखो, हिस्ट्री को पूरी तरह समझने के लिए गहने को देखो, ऑर्नामेंट्स को देखो। तो इन सब की जानकारी, सोशल लाइफ, ट्रेड, एग्रीकल्चर, सब की जानकारी होनी चाहिए। सब ढंग से हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इन्होंने भी काफी कुछ काम किया इन हिस्ट्री, एंड दैट्स व्हाई इन मॉडर्न हिस्ट्री स्पेसिफिकली, एंड दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड एज founder of modern historiography। So important question over here for us, who is known as the founder of modern historiography? So Voltaire is known as the founder of modern historiography, right? So 2% done. The third one, the third person who
did a phenomenal work in the field of modern historiography was actually from Germany. So two French people done. Now we are talking about a person from Germany. German के George Wilhelm Friedrich Hegel was again one of the pioneers when it comes to modern historiography. Hegel ने जर्मनी में हिस्ट्री को लेकर बहुत सारा रिसर्च किया एंड ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिप्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल मैनर. ये शायद वो पहले इंसानों में से थे जिन्होंने हिस्ट्री को एक पूरी तरह साइंटिफिक मेथड से स्टडी करना शुरू किया, लॉजिकली रिप्रेजेंट करना, ऐसा रैंडमली नहीं, एकदम लॉजिकली थीसिस बना के प्रिंसिपल्स रख के, तो उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट करना शुरू किया. सो हेगल सेड दैट हिस्ट्री शुड बी स्टडीड purely on the basis of logic, and he said that timeline of historical events was indicative of humans progress. उन्होंने हिस्ट्री के साथ साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंसान कैसे आगे बढ़ा है, हर एक फील्ड में कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है या फिर प्रगति कर रहा है. सो हिस्ट्री इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन प्रोग्रेस. ऑल्सो he was a very prolific speaker and ऑल हिज स्पीचेस, ये जहां जहां स्पीच देते थे, भाषण देते थे और फिर अखबारों में ये लिखते थे, इनके सारे स्पीच और सारे आर्टिकल्स जो इन्होंने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में लिखे हैं, ये सब कंपाइल होकर एक बुक में डाला गया है जिसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया इन फिलोसॉफिकल साइंस. सो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस इज अ बुक containing the articles and the speeches given by George Wilhelm Friedrich Hegel. Okay. Now, he said that, this is very interesting what he said during this period. He said that हिस्ट्री को, अगर कोई भी इंसान हिस्ट्री को सिर्फ एक ही चीज से, एक ही तरीके से देख रहा है कि अच्छा हुआ या अच्छा हुआ. So for example, if somebody is writing about एक राजा के बारे में लिख रहे हैं, तो उस राजा का जो ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफर होता था या फिर हिस्टोरियन होता था, हिस्ट्री राइटर होता था, वो क्या करता था, राजा के बारे में अच्छा अच्छा ही लिखेगा ना. तो राजा इतना महान है, राजा ऐसा काम करता है, राजा वैसा काम करता है. सो उसका बुक जब 100 साल बाद कोई पढ़ता है तो उसको लगता है कि ये राजा तो काफी महान था. बट देन इट्स नॉट ऑलवेज द ट्रू और ऑलवेज द ट्रूथ. थिंग इज, उसमें ऑफकोर्स कुछ कमियां हुई होंगी उस राजा में, उस राजा ने कुछ गलत डिसीजन भी लिए होंगे, बट क्योंकि वो उसका खुद का हिस्टोरियो राइटर था इसलिए उसने कभी उसकी गलतियां मेंशन नहीं की उसके बुक में. तो हेगल सेड हिस्ट्री को अगर पूरी तरीके से समझना है, डिटेल में समझना है, तो हर एक इवेंट की अच्छाइयां बुराइयां दोनों साथ में पढ़ना जरूरी है. So he insisted on studying the good part and the bad part of the same event, the positiveness, the positivity and the negativity related to a particular event or person in order to understand the event in detail. So ये इनका सबसे important contribution था to look at history from both good and bad perspectives. इसको स्टडी करने के लिए, गुड एंड बैड पर्सपेक्टिव से स्टडी करने के लिए उन्होंने एक अच्छा सा मेथड भी बनाया, एक मेथड डिजाइन किया जिसका नाम था डायलेक्टिक्स. So Hegel came up with a method of logically examining history which is called as dialectics. What is dialectics? Dialectics के अंदर पहले हमारे पास एक थीसिस होता है. थीसिस एक मान्यता है, हमारा assumption है, और एग्जैक्ट इस थीसिस का ऑपोजिट assumption जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीथेसिस. सो थीसिस एंड एंटीथेसिस, थीसिस और एंटीथेसिस को दोनों को स्टडी करके हम एक कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस. So thesis, antithesis and synthesis. So combining both of them is called synthesis and coming out with a new thesis. For example, हमने लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया, सपोज हमारे ये मान्यता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के सारे लोग मारे गए या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ अ बिग फ्लड. अगर ये हमारी मान्यता, ये हमारा अजम्पशन है, सो दिस बिकम्स आवर थीसिस. एंटीथेसिस विल बी, नहीं, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसके लिए लुप्त नहीं हुआ, इसके लिए वैनिश नहीं हुआ बिकॉज ऑफ फ्लड, बट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स. दैट समथिंग एल्स कैन बी एनीथिंग, ओके, ड्रॉट या फिर कुछ भी बीमारी हो सकता है. सो थीसिस इज बिकॉज ऑफ फ्लड, एंटीथेसिस इज नॉट बिकॉज ऑफ फ्लड. तो इसको स्टडी करना चाहिए. क्यों आप कहते हो कि बिकॉज ऑफ फ्लड है तो ये पॉइंट्स है, क्यों आप कहते हो कि फ्लड की वजह से नहीं है तो ये पॉइंट्स है. तो इन दोनों को क्लब करके वी कम अप विद अ न्यू थीसिस. क्लबिंग देम टुगेदर और making inferences based on both of them, thesis and antithesis is called synthesis. So thesis को अच्छी तरह समझ के, antithesis को अच्छी तरह समझ के, उसका synthesis करके आप डिटेल में बता पाओगे कि exactly क्या क्या हुआ होगा. So we can now not only debate on कि flood से ही हुआ होगा, but also because बिना flood के भी वो destroy हो सकता था.
सो थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस किसने दिया? ये हेगल. What is this method called? This method is called dialectics. So Hegel will be remembered for his logical approach to studying history in the form of dialectics. There is one more person from Germany who will be studying about, and इनका नाम है, हमारे fourth person का नाम है Leopold van Ranke. So Leopold van Ranke also belonged to Germany. He was a professor of history in Berlin University. Berlin is the capital of Germany. तो बर्लिन के यूनिवर्सिटी में लियोपोल्ड वहां पे पढ़ाते थे. He again emphasized on the same point which was emphasized by Descartes. क्या कहा इन्होंने? कि हिस्ट्री को मानने से पहले उसकी ओरिजिनलिटी चेक कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह वेरीफाई कर लो, अच्छी तरह एनालाइज कर लो, और अगर आपको लगे ये सही है, एग्जामिन करने के बाद अगर आपको लगे सही है तो ही इसको मानना है, वरना नहीं मानना है. रैंडमली अपने मन से कोई कुछ भी लिखे, कोई भी स्टोरी बनाए, कोई भी नैरेटिव बनाए, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है. एवरी डॉक्यूमेंट हैज टू बी एनालाइज क्रिटिकली एंड एग्जामिन थरोली बिफोर एक्सेप्टिंग इट एज अ हिस्ट्री. No, so importance of information gathered through original document. He said all documents should be examined with greatest care. He criticized the imaginative narration of history. So he was against आग बंद करके कुछ भी हिस्ट्री के बारे में बताना, किसी के बारे में बताना. He was against it. He wrote 2 books. The 2 books were The Theory and Practice of History and The Secret of World History. So which were the 2 books written by Leopold? The Theory and Practice of History and The Secret of World History. Which is the book written by Hegel? Hegel के एक बुक के बारे में हमने बात किया, which is a collection of his articles and his speeches, that is Encyclopedia in Philosophical Science. Hegel ने एक और बुक लिखा था अलग से, okay? That book was called as Reason in History. So just going back to the previous one, Hegel wrote a book called as Reason in History. There is one more book in which we are the collection of his articles and his speeches, which is called Encyclopedia in Philosophical Science. और लियोपोल्ड वैन रैंके ने 2 बुक लिखे थे जिनका नाम है द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. सो 4 people done, 2 from France and 2 from Germany. We have one more to go. This person also belongs to France. Sorry, this person also belongs to Germany and can be considered as one of the greatest thinkers, philosopher of the past few centuries, and you will study his name not only in history but also in political science, and maybe more in political science and economics also. His name is Karl Marx. अब तक तो हमने ये नाम सुन लिया होगा पहले स्टैंडर्ड्स में भी. So Karl Marx was a German philosopher, historian, writer, जिन्होंने हिस्ट्री के लिखने के तरीके और हिस्ट्री को देखने के नजरिए के बारे में खास अपने विचार डाले थे. So what was Karl Marx saying? Karl Marx said history is all about living people and not about abstract ideas. हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं कोई भी चीज के बारे में, क्यों हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ लेना देना इंसानों से था. So in history we study about living people, not abstract random ideas के बारे में नहीं कि हम बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं कुछ भी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कुछ लोगों पे हुआ था, लोगों से जुड़ा हुआ है, और उससे हमें इंसानों को कुछ सीखने मिल रहा है. इसके लिए हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है. So history is all about living people and not about abstract ideas is what Karl Marx said. He also said human relationships are shaped by fundamental needs. तो इंसान एक दूसरे से किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है ये इस पे डिपेंड करता है कि इनकी ज़रूरतें कैसी कैसी है, और इन ज़रूरतों को पूरे करने का जो साधन है, द मीडियम ऑफ फुलफिलिंग दिस नीड्स, इनका जो साधन है, ये साधन के ओनर कौन है, ये किसके हाथ में है. So I'll just read the statement, I'll explain it to you. So human relationships are shaped by fundamental needs of people, लोगों की ज़रूरत, and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet these needs. तो ओनरशिप किसके हाथ में है और किस तरीके का साधन है. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन हमारी जरूरत है और फूड हमारी जरूरत है. फूड को पूरा करना या फिर फूड की जरूरत को पूरा करने का साधन अभी हमारे पास क्या है? एग्रीकल्चर. ओके, एग्रीकल्चर या फार्मिंग. नाउ फार्मिंग के अंदर जो मेन रिसोर्स है वो क्या है? लैंड. अब लैंड का ओनर कौन है? सो लैंड किसके हाथ में है? क्या लैंड उधर काम करने वाले फार्मर के हाथ में है या लैंड किसी जमींदार के हाथ में है? तो कार्ल मार्क्स का कहना यह था कि हिस्ट्री को पढ़ते टाइम हम ये देखते हैं कि हमारी जरूरत फूड क्या है, जरूरत को पूरे करने का साधन लैंड क्या है, और ये लैंड
किसके हाथ में है, जमींदार के हाथ में है या फार्मर के हाथ में है। तो इन तीनों को जब हम साथ में स्टडी करते हैं या फिर जस्ट पूरी तरह स्टडी करते हैं तो ही हमें हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और एक चीज कहा कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, सो एक्सेसिबिलिटी टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अनइक्वल। तो उनका कहना यह था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड सबके हाथ में बराबर बांटा गया नहीं रहता। जैसे कि जमींदार के पास ज्यादा लैंड होता है, फार्मर के पास कम लैंड होता था। ओके, सो फॉर एग्जांपल लाइक दैट, सो दिस रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल। किसी के पास ज्यादा रिसोर्स होता है, किसी के पास कम रिसोर्स होता है। तो इनको उन्होंने एक नाम दिया था हैव्स, इनको एक नाम दिया था हैव नॉट्स। तो दीज आर द पीपल हु हैव लॉट ऑफ रिसोर्स अंडर देम, दीज आर द पीपल हु हैव लेस रिसोर्सेज अंडर देम। कार्ल मार्क्स ने कहा पूरा हिस्ट्री छान के देख लो, पूरे हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज हो रहा है। क्या हो रहा है? जिनके पास ज्यादा रिसोर्स है और जिनके पास कम रिसोर्स है, इनके बीच में टकराव। सो इट्स अ फाइट और अ स्ट्रगल बिटवीन द people who are owning the resource, who are owning the maximum resource, and the people who have less resource. So this struggle is peculiar to humankind, and study of this struggle is also history, is a part of history. So he said, in fact he said, human history is a study of this struggle. Which struggle? Struggle between the people who own the maximum resources and the people who have less resources. So history में हम देखेंगे तो यही होता आ रहा है। इन्होंने भी एक काफी फेमस सा बुक लिखा है जो आगे चल के कम्युनिस्ट फिलोसॉफी का बेस बना, which is called as Das Kapital. Okay, so Das Kapital is the book written by Karl Marx. So these were the 5 notable historians we just discussed. First one among them was René Descartes, again from France. Second was Voltaire from France. Third one, George Wilhelm Friedrich Hegel from Germany. Next, Leopold von Ranke from Germany. And the last one today we discussed in this lecture was Karl Marx. Now, go through this part well. एक बार टेक्स्ट बुक खोल के इन 5 के बारे में अच्छे से रीड कर लो। मोस्ट ऑफ द पार्ट वी हैव कवर्ड। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव कवर्ड। अंडरलाइन द नेम ऑफ द बुक्स, द ईयर, देयर ओरिजिनल नेम, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन। अच्छे से अंडरलाइन करो और एक बार टेक्स्ट बुक का रीडिंग बनता है। फिर चाहिए तो दोबारा एक बार फिर से वीडियो देख लेना। ओके।